हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट्स, वुमेन एंड लेबर का पार्टिसिपेशन स्वदेशी मूवमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे गवर्नमेंट रिप्रेशन। चलो, तो गवर्नमेंट कैसे रिप्रेस की इस मूवमेंट को, जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था पूरे बंगाल और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, उसे गवर्नमेंट सप्रेस करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ठीक है, पहले वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होता है, पहले वो कैरेट खिलाते थे, उसके बाद आपको कैरेट मिल गया, अब वो एक स्टिक पॉलिसी अपनाते थे। मीन्स पहले आपको कैरेट खिला दिए, अब वो आपको स्टिक से पीटेंगे। तो इस सेंस, पीटना सेंस नहीं था, सेंस ये था कि पहले आपको वो थोड़ा थोड़ा एक्ट, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आपको वो दिखाएंगे। ठीक, तो आप क्या हो जाओगे, आपका रिवोल्ट कम होते चले जाएगा, आपको एक उम्मीद आ जाएगा कि नहीं नहीं ब्रिटिशर्स काम कर रहे हैं हमारे लिए, स्टेप लेंगे स्टेप लेंगे स्टेप लेंगे। बट फाइनली वो जाके फिर कुछ नहीं करते थे, ऊपर से उल्टा आप के लिए कोई ऐसा एक्ट लेके आ जाएंगे जिससे आपको और सप्रेस किया जाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। दिखाते थे कि नहीं नहीं हम आपके लिए बहुत वो हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए हम एजुकेशन दिस दैट हेयर एंड देयर काफ़ी सारा पॉलिसी हम बना रहे हैं, बट फाइनली होता कुछ नहीं था। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अच्छा चलो, इट इज़ अ 3-वे अप्रोच ऑफ रिप्रेशन। 3-वे अप्रोच था रिप्रेशन का, कॉन्सिलिएशन एंड सप्रेशन। चलो आगे देखते हैं। 5 न्यू लॉ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के अंडर ये लोग कैसे गवर्नमेंट रिप्रेस की बाकी मूवमेंट को, वो देखो। तो सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, 1907 में सेडिशियस मीटिंग एक्ट आ गया। फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 में आ गया। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में। ये 5 एक्ट, ये 5 पॉलिसी वो लोग लेके आए। पहले तो सेडिशियस मीटिंग एक्ट आ गया कि आपको सेडिशन का चार्ज लग जाएगा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आ गया कि अब मतलब आप कुछ करोगे तो क्रिमिनली उसे वो ट्रायल किया जाएगा। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, आपके न्यूज़पेपर, आपके फ्रीडम ऑफ प्रेस को सप्रेस करने का वो कोशिश किया गया बाय ब्रिटिशर्स। एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट कि अगर आप कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस रखे हुए हो तो आपको जेल हो जाएगा। वही गन पाउडर, बॉम्ब, अगर ये सब आपके पास पाया गया तो आप जेल। इंडियन प्रेस एक्ट, आपके फ्रीडम ऑफ प्रेस को, कि आप न्यूज़पेपर में क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, वो भी पहले आपको ब्रिटिश से परमिशन लेके ही वो प्रिंट करना होता था। तो तिलक वाज ट्राइड ऑफ सेडिशन इन 1909, 1909 में तिलक जी को अरेस्ट किया गया ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन। क्यों सेडिशन का चार्ज लगा? फॉर हिज राइटिंग इन केसरी न्यूज़पेपर तिलक लेके आते थे। यहाँ से ये आप ध्यान रखोगे कि केसरी न्यूज़पेपर जो था या केसरी जर्नल जो था वो कौन लेके आते थे, वो तिलक प्रिंट करते थे। तो तिलक ने अपने केसरी में 1909 में क्या लिखा, इन्होंने केसरी में लिखा अबाउट बॉम्ब थ्रोन इन बंगाल रेवोल्यूशनरी इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेंसी जिसे हम बोलते हैं, वहाँ किंग्सफोर्ड पे बॉम्ब से किंग्सफोर्ड पर बॉम्ब से अटैक किया गया। इसी के सपोर्ट में, वो अटैक के सपोर्ट में तिलक जी 1909 में अपने केसरी में लिखते हैं, ठीक है, बॉम्ब थ्रोन बाय बंगाल रेवोल्यूशनरी इन मुजफ्फरपुर में जब बंगाल रेवोल्यूशनरी ने बॉम्ब अटैक किया तो उसके सपोर्ट में इन्होंने केसरी में लिखा। इसके लिए इन पे सेडिशन का चार्ज चला। अब सेडिशन का चार्ज चलने के बाद 6 साल के लिए इन्हें जेल में, मंडाले जेल में इन्हें भेज दिया गया था फॉर 6 ईयर्स। किसको? तिलक को। किस चार्ज पे? सेडिशन के चार्ज पे। सेडिशन का चार्ज क्यों लगा था? अपने केसरी न्यूज़पेपर में मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक के सपोर्ट में इन्होंने लिखा था। चलो, और रिलीज कब हुए? 1914 में।
अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स, लाला लाजपत राय लेफ्ट फॉर अब्रॉड। ठीक, देखो बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल पाल, ये 3 लोग थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और पाल से तो बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल रिटायर हो गए पॉलिटिक्स से। फिर बाल गंगाधर तिलक, इनको जेल हो गया। लाला लाजपत राय यूके चले गए। ठीक है, तो इंडिया में कोई बच रहा ही नहीं कोई, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट मेन जो भी थे ना, बाल लाल पाल जो भी मेन एक्सट्रीमिस्ट थे, वो एक तो जेल चले गए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय यूके चले गए, और पाल क्या किए, बिपिन चंद्र पाल, वो रिटायरमेंट ले लिए। ठीक है, तो अब कोई वैसा लीडरशिप नहीं बचा था। ये एक प्रॉब्लम हुआ, गवर्नमेंट सप्रेशन हुई, इतना एक्ट ला के गवर्नमेंट ने सप्रेस किया। फिर लाल बाल पाल भी नहीं थे और तिलक को जेल हो गया था 6 साल के लिए केसरी में जो इन्होंने लिखा था उसके कारण। फिर आया मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1909 में। 1905 में क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल पार्टीशन के कारण। 1909 में तिलक को जेल हो गया। इसी 1909 में 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में क्या आता है, इसको काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी बोलते हैं, काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या फिर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। मॉर्ली और मिंटो रिफॉर्म नेम्ड आफ्टर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉर्ले एंड द वाइसरो मिंटो। मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, हम लोगों ने देखा था कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद एक नया पोस्ट बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉर्ले और वाइसरॉय थे मिंटो, तो ये मिलके बने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, कि वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मिलके एक रिफॉर्म लाया 1909। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम। मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड का बात किया गया है। क्यों, टू डिवाइड पीपल इन कम्युनल लाइन्स। कम्युनल के लाइन पे अब क्या करेंगे, हम लोग पढ़े थे ना स्वदेशी के पहले। ठीक, कभी भी कम्युनलिज्म इंडिया में नहीं देखने को मिला था कि रिलीजन के बेसिस पर हिंदू मुस्लिम में फाइट हो, कभी नहीं। स्वदेशी पहला ऐसा मूवमेंट था जब सीड सोन किया गया था कम्युनल का 1905 में। इट्स नॉट स्वदेशी 1905 में, स्वदेशी में नहीं। स्वदेशी तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों लेके आए थे ना, इंडियंस लेके आए थे स्वदेशी मूवमेंट। तो 1905 में जो बंगाल पार्टीशन था उसमें देखा गया कि कम्युनल के राइट पे, कम्युनल के उस पे आप क्या कर रहे हो, बंगाल को बांट रहे हो। ठीक है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल कम्युनल लाइन्स पे। ठीक है, तो कम्युनलिज्म 1905 से पहली बार देखा गया है। 1909 में फाइनली मुस्लिम को सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया गया, इससे वो हो गया, मतलब और भी कम्युनलिज्म इंडिया में वो स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्ट्रोड क्यों दिया गया, टू डिवाइड पीपल ऑन कम्युनल लाइन्स। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आए कि सेपरेट इलेक्ट्रोड पहली बार मुस्लिम्स को कब दिया गया, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर इसी को बोलते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। फिर है वन इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सत्येंद्र सिन्हा। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को हम लोग वो देंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, एक इंडियन का अपॉइंटमेंट करेंगे। कहाँ, वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और ये अपॉइंटमेंट पहली बार इंडियन का हुआ सत्येंद्र सिन्हा का। सत्येंद्र सिन्हा जी का अपॉइंटमेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी नोन फॉर द अपॉइंटमेंट इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसे वो जगह मिला, तो वो थे सत्येंद्र सिन्हा। और ये कब दिया गया, 1909 के काउंसिल एक्ट से दिया गया। तो
तो अभी तक 2 चीज़ पढ़ा कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को मिल गया, दूसरा सत्येंद्र सिन्हा तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर पहली बार बनाया गया। लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 60 मेंबर्स, 16 से 60 मेंबर कर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले 16 मेंबर हुआ करते थे, अब कर दिया 60। तो बोलेगा कि क्या इंडियन काउंसिल एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर को डिक्रीज कर दिया था? नहीं, इट इंक्रीजेस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 16 से 60 हो गए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये नंबर इंक्रीज हुआ था। नॉट यूनिफॉर्म इन केस ऑफ प्रोविंस, प्रोविंस में यूनिफॉर्म नहीं था कि हर एक जगह से इतने इतने मेंबर जाएंगे, जहाँ से मन जितने उतना वो अपॉइंटमेंट हो जाता था, कोई यूनिफॉर्म उसका क्राइटेरिया नहीं था। कैन डिस्कस द बजट, बजट को डिस्कस कर सकते हैं। मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट को आप डिस्कस कर सकते हैं, रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हैं। दे कुड आस्क ऑल्सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये पहले सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाला ये नहीं था, हम लोगों ने पीछे देखा था वो काउंसिल एक्ट, उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं था, यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ किया गया है। इंडियंस वेर गिवन मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को मेंबरशिप मिला। ठीक है, और ये पहली बार वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को अपॉइंट किया गया, सत्येंद्र सिन्हा जी को। 1909 में फिर क्या क्या हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए एक इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र सिन्हा, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर 16 से 60 कर दिया गया। हम बजट डिस्कस कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर डिस्कस कर सकते हैं, रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये मिला था 1909 से, इसके पहले नहीं था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं था, 1909 से इसे अलाउ किया गया। और मेंबरशिप इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को पहली बार मिलेगा। अब देखो एनवॉल्वमेंट ऑफ पार्टीशन 1911 में। ठीक है, 1911 में एनरोलमेंट हुआ पार्टीशन का। ठीक, ये पार्टीशन जो था 1905 वाला बंगाल पार्टीशन, इसे कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, चलो तो 1911 में हुआ क्या था, 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। ये ध्यान रखना है कि 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1911 में। इट वॉज डन मेनली टू कर्ब द राइजिंग रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म या फिर टेररिज्म। इट वाज डन मेनली टू कर्ब द राइजिंग रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी ये एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म बढ़ रहे थे उसको रोकने के लिए ये करवाया गया। मुस्लिम पॉलिटिकल इलाइट वेर डिसअपॉइंटेड विद दिस मूव टू मेक देम हैप्पी। उसके बाद द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू दिल्ली 1911। कैपिटल पहले कहाँ हुआ करता था, बंगाल। ठीक है, बंगाल का हो गया पार्टीशन। 1911 में अब कैपिटल दिल्ली को बनाया गया। तो दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया, 1911 में। ठीक है, तब से लेके आज तक दिल्ली ही कैपिटल है। 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, पहले बंगाल हुआ करता था। असम मेड ए सेपरेट प्रोविंस, असम को एक अलग सा प्रोविंस बना दिया गया। ये तो बात हुआ ही था 1905 में। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम एक प्रोविंस बनाएंगे। तो 1911 में फाइनली असम को एज अ प्रोविंस बना दिया गया। बिहार और उड़ीसा दोनों को सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम बंगाल। पहले बंगाल वाले एरिया में बिहार, बंगाल खुद, झारखंड, उड़ीसा ये सब आते थे। ठीक है, 1911 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा वेर सेपरेट फ्रॉम बंगाल। 1911 ध्यान रखना। ठीक है, दिल्ली को कैपिटल बनाया 1911, असम प्रोविंस बन के आया 1911। ठीक है, चलो बंगाल के पार्टीशन को भी यहाँ रिवॉक कर दिया गया था। ये इसमें नहीं दिया, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, इसको रिवॉक कब किया गया, इसको ख़त्म करके कब किया गया, तो ये किया 1911 के दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में बंगाल का पार्टीशन को रद्द कर दिया गया था। आफ्टर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इट बिकेम क्लियर दैट द moderates had outlived their utility and their politics of petition and speeches had become obsolete. There were following difference between them. moderates और extremists के बीच में डिफरेंस है
क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला आफ्टर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में क्या हुआ, जिसके कारण फिर ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलने लग गई। स्वदेशी मूवमेंट के बाद ये फाइनल हो गया कि मॉडरेट्स जो अपना वो यूज़ कर रहे थे ना, जो टेक्निक ये लोग यूज़ करते थे, प्रेयर 3 Ps वाला प्रेयर पिटिशन, ये 3 Ps वाला प्रेयर पिटिशन, एक और क्या था, एक मिनट, क्या था हमको कहीं हम लोगों ने वो देखा था ना 3 Ps, पिछले में था, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलो तो ये जो 3 Ps वाला ये लोग टेक्निक यूज़ करते थे, ये अब उतना यूज़फुल नहीं था, उतना इससे वो रिजल्ट नहीं बाहर आ रहा था। अब एक्सट्रीमिज्म जो कर रहे थे मासेस का सपोर्ट एक्सट्रीमिस्ट को मिल रहा था ज़्यादातर, ठीक है। तो इसी बीच में इन लोगों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो क्या डिफरेंस था? सोशल बेस के बारे में बात करें दोनों का, तो सोशल बेस मॉडरेट्स का था जमींदार और अपर मिडिल क्लास, ठीक है। जमींदार और अपर मिडिल क्लास में ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे। एक्सट्रीमिस्ट के बारे में तो एजुकेटेड क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यहाँ एक्सट्रीमिज्म के सपोर्ट ज़्यादा था, एजुकेटेड मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में, ठीक है। यहाँ सिर्फ अपर मिडिल क्लास और जमींदार। आइडियोलॉजी का बात करें दोनों मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के, तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो वेस्टर्न लिबरल थॉट एंड यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ के वेस्टर्न थॉट जो है वो इनकी भी आइडियोलॉजी थी। और एक्सट्रीमिस्ट लोगों की आइडियोलॉजी थी इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री। इनका आइडियोलॉजी इंडियन वाला ही था, भाई हम वैसे कंट्री हुआ करते थे, अब ऐसे बन गया, हमें फिर से वैसे ही बनना है, ठीक है। हमारा रिच कल्चर, जो हमारा रिच हेरिटेज है, हमें उसे वापस फिर वो गेन करना है। बट मॉडरेट्स की जो थिंकिंग थी वो वेस्टर्न लिबरल थॉट था। बिलीव क्या था? तो मॉडरेट्स बिलीव्ड इन इंग्लैंड प्रोविडेंशियल मिशन इन इंडिया, कि इंग्लैंड का जो मिशन चल रहा है इंडिया में ना, उसी को ही हम लोग को वो और क्या करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे धीरे धीरे। उसी के बीच में हम लोग भी अपना जो भी डिमांड है वो हम लोग उनसे मांगते रहेंगे। ग्रेट फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले, मॉडरेट्स बिलीव करते थे ब्रिटिश का सेंस ऑफ जस्टिस जो है कि हमें वो लोग जस्टिस देंगे, उन पे इन्हें विश्वास था। उनके फेयर प्ले पे विश्वास था कि वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, आज न कल वो हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है, हमारे एजुकेशन, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। ये मॉडरेट्स का आइडियोलॉजी था, ये उनका बेस था, ये उनका थिंकिंग था। कनेक्शन विद ब्रिटिश एंड बेनिफिशियल एंड वेयर लॉयल टू क्राउन, ठीक है, कि हम लोग क्राउन से लॉयल रहेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कनेक्शन में रहेंगे। मूवमेंट शुड बी लिमिटेड एंड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया बोलते थे जो मूवमेंट है ना वो भी लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा मॉडरेट बोलते थे कि जो मूवमेंट है वो भी लिमिटेड होना चाहिए और मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया तक जो एजुकेटेड लोग हैं वही इन्वॉल्व हों। डिड नॉट बिलीव इन मासेस, मास मूवमेंट में ये बिलीव नहीं करते थे, मॉडरेट्स डिड नॉट बिलीव इन मासेस, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट का बात करें तो ये क्या सोचते थे? डिड नॉट बिलीव इन इंग्लैंड प्रोविडेंशियल मिशन इन इंडिया, वो उस पर वो इनका बिलीव नहीं था, एक्सट्रीमिस्ट लोगों का बिलीव नहीं था। बिलीव्ड इन सेल्फ रिलायंस एज अ वेपन ऑफ अगेंस्ट डोमिनेशन, कि हम लोग सेल्फ रिलायंस को एज अ वेपन हम यूज करेंगे उनके अगेंस्ट, ब्रिटिश के डोमिनेशन के अगेंस्ट जो आके वो हमारे ऊपर कब्जा कर रखे हैं, तो हम सेल्फ रिलायंस का यूज करेंगे, ठीक है। रिकग्नाइज द एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश अनवर्दी टू लॉयलिटी, ठीक है। तो जो उनका एक्सप्लोटेटिव नेचर था किसका, ब्रिटिशर्स का, उसको ये लोग रियलाइज किए, उसे ये लोग स्टडी किए और मासेस तो बताएं, ठीक है। और ये बोले ये ना ये लोग लॉयलिटी के वो नहीं है, वैसा लोग नहीं है जिस पे हम लोग भरोसा कर पाएँ। तो बिलीव्ड इन मासेस, ये लोग मास में बिलीव करते थे, मास मूवमेंट में बिलीव करते थे, रिवॉल्ट्स में बिलीव करते थे। ये लोग क्या, ये लोग नहीं, ये लोग मीटिंग्स करो, प्रेयर करो, उनसे डिमांड रखो तो वो हमारे लिए काम करेंगे, ऐसा मॉडरेट सोचते थे। चलो मॉडरेट का डिमांड्स क्या था? डिमांड मॉडरेट का था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आएंगे या सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाइए धीरे धीरे और सेल्फ गवर्नमेंट बनाइए। एक्सट्रीमिस्ट बोले हमें स्वराज चाहिए, क्लियर, हमें स्वराज चाहिए और ये स्वराज लेने के लिए हम लोग मूवमेंट करेंगे।
मेथड, कौन सा मेथड ये लोग यूज करते हैं? 3 P's का था, प्रेयर, पिटिशन, परसुएशन। हाँ, प्रेयर, पिटिशन और परसुएशन, ये मेथड था इनका, वर्किंग मेथड यही था, वर्किंग टेक्निक इनका यही था। प्रेयर करेंगे, पिटिशन डालेंगे, परसुएशन करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट का था, डिड नॉट हेजिटेट टू यूज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड लाइक बॉयकॉट, पैसिव रेसिस्टेंस। ये लोग पैसिव रेसिस्टेंस करने से भी, मूवमेंट रिवॉल्ट करने से भी पीछे नहीं हटते थे। जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगा रिवॉल्ट करने का, हम रिवॉल्ट करेंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे, मास मूवमेंट करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, स्वदेशी यूज़ करेंगे, फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट थे ये लोग, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या था? कंट्रीब्यूशन देखते हैं मॉडरेट का। तो मॉडरेट्स बताएं, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। अगर ये क्वेश्चन आया कि इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, वही क्या कि इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं ब्रिटिशर हमें, ये किसने बताया? तो ये मॉडरेट्स ने बताया, ठीक है। जैसे थ्योरी ऑफ वेल्थ ड्रेन, पॉवर्टी, थ्योरी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अन ब्रिटिश रूल का थ्योरी किसने दिया? तो वो भी मॉडरेट्स दिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाइक रिपीलिंग द आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट को रिपील करने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आया। इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन और ऑफ इंडियंस के एजुकेशन पर स्पेंडिंग इंक्रीज करवाएं। ये सब इनका कंट्रीब्यूशन है, किसका? मॉडरेट्स का। कि इकोनॉमिक क्रिटिक बताएं, थ्योरी ऑफ वेल्थ ड्रेन बताएं, थ्योरी ऑफ पॉवर्टी बताएं, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बताएं, ठीक, ये मॉडरेट्स बता रहे हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए भी आर्म्स एक्ट लेके आए। इंडियंस के एजुकेशन पे स्पेंडिंग इंक्रीज हो, इसके लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आया। कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो रही थी उसके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे ये। डिफेंस ऑफ सिविल राइट, सिविल राइट के डिफेंस में ये बात कर रहे थे। आगे देखते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था एक्सट्रीमिस्ट का। तो डिमांड ऑफ स्वराज, कंट्रीब्यूटिंग टू मास मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट एजुकेशन, जो नेशनलिस्ट लेवल का एजुकेशन है उसे ये लोग सपोर्ट करते थे कि नेशनलिस्ट एजुकेशन दिया जाए इंडियंस को। सपोर्ट फॉर एवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, एवोल्यूशनरी मूवमेंट के सपोर्ट में थे। इनकरेज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उसे ये लोग इनकरेज करते थे, ठीक है। तो अगर आ जाएगा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना किसका आइडिया था, मॉडरेट्स का या एक्सट्रीमिस्ट का, तो वो आइडिया एक्सट्रीमिस्ट था। सेटिंग रिलीफ फंड फॉर फेमाइन, फेमाइन के लिए रिलीफ फंड ये लोग जमा करने लग गए थे, ठीक है। लीडर कौन थे मॉडरेट्स में? तो ए.ओ. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग मॉडरेट्स थे। एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये लोग कौन थे? ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल पार्टीशन, और यही बंगाल पार्टीशन के बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गया, ठीक है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बना 1906 में। किसने बनाया? तो आगा खान ने बनाया, ठीक है। किसने बनाया? तो आगा खान ने बनाया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, स्वदेशी कब हुआ था? 1905। चलो, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म हो गया, ठीक है, ओवर हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर 8। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड रिवीजन करते रहिए, ठीक है। घटना चक्र का वीडियो अभी तो नहीं आ रहा है, 3 वीडियो शायद आया है, आगे का मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से MCQ भी कर लेना, ठीक। चलो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।